तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उनको ग्रुप के अंदर डालना। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किसने की थी? एरिस्टोटल ने की थी। और उन्होंने क्या किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल के अंदर बांट दिया था। ठीक है, और प्लांट को फिर आगे उन्होंने सब डिवाइड कर दिया था हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्री के अंदर। ठीक है, और एनिमल को डिवाइड कर दिया था आगे उन्होंने, जिसके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो क्लासिफाई किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने क्या काम किया था? ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया था, प्लांट और एनिमिलिया, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर। और किस करेक्टर के बेस पे उनका बेस क्या था क्लासिफाई करने का? सेल वॉल के अंदर। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल थी उनको किसके अंदर रख दिया? प्लांटी के अंदर रख दिया। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं थी उनको किसके अंदर रख दिया? एनिमिलिया के अंदर रख दिया। ठीक है, और कुछ समय तक तो ये क्लासिफिकेशन चलता रहा। बाद में फिर इसके अंदर भी इशू आने लगे, कुछ इशू थे इस क्लासिफिकेशन के अंदर। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या इशू थे कि जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म सेल वॉल रखता है ना, उसको एक किंगडम के अंदर रख दिया प्लांटी के अंदर। बट उनके और भी करैक्टर थे ना, वो सबके अलग अलग करैक्टर थे, सिर्फ एक करैक्टर के बेसिस पे हमने इसको प्लांटी के अंदर रख दिया था। ठीक है, और क्या इशू थे इसके अंदर? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने एक ही ग्रुप में अंदर रख दिया था, बल्कि इस बेसिस पे हम उनको अलग अलग कर सकते थे, लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया? एक के अंदर ही रख दिया। दूसरा क्या था? हेट्रोट्रोप्स। तीसरा क्या था? हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप को हमने क्या कर दिया था? एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया था। ये भी एक इशू था इस क्लासिफिकेशन के अंदर। मान लीजिए फंजाई है वो हेट्रोट्रोप है और प्लांट है वो ऑटोट्रोप है, लेकिन इनके और भी करैक्टर है वो अलग अलग है। हमने सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे इनको एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया था। और सेल वॉल के अंदर भी इशू था इनके। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन हमने सिर्फ इस बेसिस पे कि इन दोनों के अंदर सेल वॉल है, हमने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे इशू थे, इसलिए हमें एक नए क्लासिफिकेशन की नीड हुई, ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने, जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आर.एच. विटेकर आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करता है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, और इसका बेस क्या था? क्राइटेरिया क्या था? क्या क्या करैक्टर्स के बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने इनको क्लासिफाई किया था? वो था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और लाइफस्टाइल, एंड फिफ्थ क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आर.एच. विटेकर ने ये 5 क्राइटेरिया रखे थे, इनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया था। ठीक है, और इनको याद कैसे रखेंगे हम? कोई मेमोरी है कि या कोई ट्रिक से याद रखेंगे हम? पहले सीएम की बॉडी में दर्द था, इसलिए वह रिपोर्टर से नहीं मिलना चाहते थे। पहले मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सीएम सेल स्ट्रक्चर, एम फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड रिपोर्टर का क्या लेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, इससे याद रखेंगे कि आर.एच. विटेकर ने 5 क्राइटेरिया रखे थे, उनके बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो क्या है? पहले सीएम की बॉडी में दर्द था, इसलिए वह रिपोर्टर से नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, पहले फाइलोजेनी, सीएम सेल स्ट्रक्चर, एम फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और रिपोर्टर का ले लेंगे REPO, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस तरह से हम इसको 5 जो क्राइटेरिया उनको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे जो 5 किंगडम हैं उनके बारे में, लेकिन उनसे पहले हम पढ़ने के लिए थोड़ा सा इनको
रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं हमारी, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए पढ़ना। ऑर्गेनिज्म को हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन आता है, मोनेरा आता है, और मोनेरा के अंदर कौन से आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं मोनेरा के अंदर, ठीक है। और यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। और प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट्स है, ठीक है। और फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, जो सबसे पहले इस अर्थ पे आए थे, वो क्या होते हैं, वो क्या है, प्रोकैरियोट्स। उसके बाद में जो डेवलप हुए हैं वो है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से एडवांस कौन है, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनेरा, और मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, यूनिसेलुलर। यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन तीनों के अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ही मोनेरा से एनिमिलिया की तरफ आएंगे हम, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, स्ट्रक्चर की, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। याद कैसे रखेंगे कि मोनेरा के अंदर क्या आता है, मोना क्या है, प्रो है बट वो सिंगल है, ठीक है। मोना क्या है, मोना प्रो है बट वो सिंगल है, यूनिसेलुलर। मोनेरा के अंदर क्या आता है, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, मोना प्रो है बट सिंगल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे अब हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा को हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। याद भी रखा था कि मोना प्रो है बट वो सिंगल है। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मोनेरा की बैक्टीरिया जो है ना, वो मोनेरा की आत्मा है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है हमारी अर्थ के ऊपर। स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, बट इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, तो इसका बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे सम ऑफ ऑटोट्रोप्स एंड मेजोरिटी है ना, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, मेजोरिटी है ना, वो किसकी है, हेट्रोट्रोप्स की है। ये दूसरे की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं ये, ठीक है, हेट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो खुद खाना बनाए अपना, ठीक है। और जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो दूसरों से अपना जो फूड है वो ले, ठीक है। ऑटोट्रोप्स में भी कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है। ये डायरेक्ट सनलाइट को यूज करके एटीपी जनरेट करते हैं, और ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, सम ऑटोट्रोप्स हैं, मेजॉरिटी है ना वो क्या है, हेट्रोट्रोप्स की। और ऑटोट्रोप्स में भी कुछ फोटोसिंथेटिक है और कुछ कीमोसिंथेटिक, जो डायरेक्ट सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, और कुछ कीमोसिंथेटिक है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एटीपी को जनरेट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को शेप के बेस पे 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, स्फेरिकल, रोड शेप, कोमा शेप और स्पाइरल शेप। स्फेरिकल को क्या बोलेंगे, कोकई। रोड शेप को क्या बोलेंगे, बेसिलस। कोमा शेप को क्या बोलेंगे, विब्रियम। स्पाइरल शेप को बोलेंगे स्पाइरलम। रोड शेप, रोड पे क्या चलती है, बस चलती है, तो रोड शेप किसको बोलेंगे, बेसिलाई को। रोड पे क्या चलती है, बस, तो ऐसे याद रख लेंगे हम, रोड पे चलती है बस तो रोड शेप बेसिलाई। कोमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरलम। स्पाइरल स्ट्रक्चर किसमें मिलता है, स्पाइरलम के अंदर। ठीक है, 2 ग्रुप आ जाते हैं आगे, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आज भी अपने प्रिमिटिव ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स किसको बोलते हैं, कि उनके जो प्रिमिटिव फीचर्स थे उनके साथ आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, आज भी अगर हम आर्के बैक्टीरिया को देखेंगे ना, जो सबसे पहले अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म आए थे, आज भी वो करैक्टर्स, वो फीचर्स
उनके अंदर मिल जाएंगे आज भी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। आर्के बैक्टीरिया हर कंडीशन में रह सकता है, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजन। हेलोफिल्स क्या, एक्सट्रीम साल्टी एरिया के अंदर भी रह सकता है ये। थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे कुछ सी के अंदर वोल्केनोज है, हॉट स्प्रिंग, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर भी रह सकते हैं। और मिथेनोजन मार्सी एरिया के दलदली जो दलदल होता है जहाँ पे, वहाँ पर भी ये रह सकते हैं मिथेनोजन, ठीक है। तो आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, मिथेनोजन। ये आर्के बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? आर्के बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, इसलिए क्योंकि इनकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है ना, वो बाकी बैक्टीरिया से कंपेयर करेंगे ना तो वो डिफरेंट है। और इसी कारण सेल वॉल डिफरेंट होने के कारण इस और आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी हुई है आर्के बैक्टीरिया की? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है। यही फीचर जो सबसे अलग भी बनाता है इसको, और इसी की हेल्प से ये एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है। कुछ मिथेनोजन काउज और बफेलो की गट में प्रेजेंट होते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं किस चीज़ के अंदर? सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और उन्हीं के साथ उनके डक में वो फिर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं और उनको डिकम्पोज करके मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस बाय मिथेनोजन। कुछ मिथेनोजन्स काउज और बुफेलो की गट में प्रेजेंट होते हैं और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। अब बात आती है कि आर्के बैक्टीरिया को याद कैसे रखेंगे हम? एक ट्रिक है, उसकी हेल्प से हम याद रख सकते हैं। अर्चना ने एक ट्रिक है, उसकी हेल्प से हम याद रख सकते हैं। अर्चना एक HMT की घड़ी पहनती है, उसमें एक ऐसा सेल डला हुआ है जो कि हर कंडीशन में काम करता है। अर्चना मीन्स आर्के बैक्टीरिया, H फॉर हेलोफिल्स, M फॉर मिथेनोजन, T फॉर थर्मो एसिडोफिल्स। और सेल मतलब हमने अभी पढ़ा था कि जो आर्के बैक्टीरिया की सेल है वो डिफरेंट है बाकी बैक्टीरिया से, इसलिए उसको हेल्प करती है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने में। तो ऐसे याद रख लेंगे, अर्चना एक HMT की घड़ी पहनती है, उसमें एक ऐसा सेल डला हुआ है जो हर कंडीशन में काम करता है। इसके बाद हम आर्के बैक्टीरिया के बाद पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू का मीन्स ट्रू और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, किसके अंदर? यू बैक्टीरिया के अंदर। और इनकी सेल वॉल रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल हो तो इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इफ मोटाइल फ्लैजिला इज प्रेजेंट। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल हो तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला, फ्लैजिलम। हम पहला बैक्टीरिया पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है ना, वो क्लोरोफिल ए कंटेन करता है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। साइनोबैक्टीरिया क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? फोटोसिंथेटिक तो होगा ही, ऑटोट्रोप्स। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, क्लोनियल एंड फिलामेंटस। अगर सिंगल साइनोबैक्टीरिया है तो उसको यूनिसेलुलर बोल देंगे। बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया क्लोनी के फॉर्म में है तो क्लोनियल बोल देंगे। अगर वो एक फिलामेंट शेप के अंदर अरेंज है तो उनको बोल देंगे फिलामेंटस। जैसे ये क्या साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है तो एक एक साइनोबैक्टीरिया एक फिलामेंट की शेप में अरेंज हो गए तो इनको फिलामेंटस क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। मोस्टली साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ मेराइन के अंदर, मेराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट है और कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गा के फॉर्म में प्रेजेंट है। साइनोबैक्टीरिया सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। साइनोबैक्टीरिया की चारों तरफ एक जिलेटिनस शीट होती है। क्या काम है?
जिलेटिनस शीट का, उनको एक प्रॉपर शेप के अंदर मेंटेन रखती है, होल्ड करके रखती है, इकट्ठा रखती है उनको, ठीक है। फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। ब्लूम्स क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया को क्या बोल देंगे? ब्लूम्स बोल देंगे। और ये पोल्यूटेड वाटर के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ करती है। तो आपने देखा होगा जो कोई गंदा पानी से भरा हुआ कोई तालाब वगैरह है, कोई पौंड है, तो उसके अंदर ग्रीन ग्रीन ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है? साइनोबैक्टीरिया की होती है। उसको क्या बोलते हैं? ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं? हेट्रोसिस्ट की हेल्प से। एक सेल प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, हेट्रोसिस्ट, उसकी हेल्प से क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये देखिए, ये हेट्रोसिस्ट है। और हेट्रोसिस्ट जो होती है ना सेल, उसकी सेल वॉल थिक होती है, ताकि उसके अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, उसको एन एरोबिक इन्वायरमेंट मिल सके। अगर एरोबिक इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो नाइट्रोजनेज अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसकी थिक सेल वॉल होती है हेट्रोसिस्ट की, ताकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है सेल इसके अंदर, वो अच्छे से अपना काम कर सके। और साइनोबैक्टीरिया के एनसीईआरटी के अंदर 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, नोस्टोक और एनाबिना, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो एक ट्रिक है, हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने याद रखने के अंदर। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा नहीं है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गा, बी फॉर ब्लूम, ब्लूम फॉर्मेशन करती है साइनोबैक्टीरिया। जी फॉर जिलेटिनस शीथ, ए फॉर क्लोरोफिल ए, और एग्जाम्पल है एनाबिना। तो ए फॉर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और एनाबिना इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नहीं का मतलब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नोस्टोक, एन फॉर नोस्टोक, एच फॉर हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये देख लीजिए, सिंगल होगा तो यूनिसेलुलर होगी साइनोबैक्टीरिया, अगर वो बहुत सारी कॉलोनी के अंदर इंक्लूड होगी तो कॉलोनियल बोल देंगे, अगर वो एक फिलामेंटस के शेप में अरेंज होंगे तो उसे फिलामेंटस बोल देंगे। तो म्यूसिलिजिनस शीथ है, इसी को बोलते हैं जिलेटिनस शीथ, ठीक है। और ये जो डायग्राम हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा, और एग्जाम्पल क्या है? किसका एग्जाम्पल है? नोस्टोक का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स क्या थे? वो डायरेक्ट सनलाइट से एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। इसी तरह जब भी ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर इनको रिलीज करते हैं। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इन मिनरल्स को क्या करते हैं? रिसाइकिल भी करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो कि अपना जो फूड है वो खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर लाइक पैरासाइट की तरह, डिकम्पोजर की तरह रहते हैं, और अपना फूड है वो दूसरे की बॉडी से सक करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर जो बैक्टीरिया है वो किस टाइप के हैं? हेट्रोट्रोप्स। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि सम ऑटोट्रोप्स है, मेजोरिटी ऑफ क्या है? हेट्रोट्रोप्स है। तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर और बैक्टीरिया कैसे हैं? हेट्रोट्रोप बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। मेजोरिटी डिकम्पोजर, डिकम्पोज करके दूसरे की बॉडी को, जैसे कोई लीफ है उसको डिकम्पोज किया और उसके अंदर जो फूड है उसको कंज्यूम कर लेंगे वो। मैनी ऑफ देम हेल्पफुल फॉर मैन। इनमें से कुछ ऐसे भी है जो ह्यूमंस की लाइफ में हेल्पफुल है, जैसे कि कर्ड का फॉर्मेशन, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कमल्सल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिनको, बैक्टीरिया, वो हमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो हमको हार्म करते हैं, पैथोजन हमारे लिए। बहुत सारी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कोज करते हैं, वो हम आगे जैसे एनसीईआरटी के अंदर कुछ दे रखा है, लेकिन हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर। तो यहाँ मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम आगे पढ़ लेंगे वो, ठीक है। तो बैक्टीरिया, अब बात आती है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है। मेनली जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो बाइनरी फिजन की हेल्प से करता है, ठीक
ठीक है। मेनली जो मोड है रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर वो क्या है, बाइनरी फिजन है। और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करता है वो, एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। ये एक ट्रू मोड नहीं है रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पोर क्या है, एक सीड की तरह है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी बैक्टीरिया इस एंडोस्पोर से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर क्या है, एक सीड का काम करता है। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये दोबारा से बैक्टीरिया उस एंडोस्पोर से निकल जाए। बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्यूब बनाते हैं, कॉन्जुगेट ट्यूब बोलते हैं जिसको, जिस ट्यूब की हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोलेंगे। और यही मोड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोड है बैक्टीरिया के अंदर, इसी को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर डीएनए का ट्रांसफर होना, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन किसका एग्जांपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्यूब, जिसके अंदर से डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है, ऑक्सीजन होगी तब भी सर्वाइव करेगा और ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी सर्वाइव करेगा। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है माइकोप्लाज्म के अंदर। और मैनी पैथोजेनिक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत सारे माइकोप्लाज्म हैं जो पैथोजेनिक है। यही हमारा फर्स्ट जो किंगडम था मोनेरा वो कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने अभी पीछे आपको एक ट्रिक दी थी कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा नहीं है, वो याद रखने के लिए, वैसे साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, बट हमें सिर्फ याद रखने के लिए हमने एक वो ट्रिक बनाई थी कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा नहीं है। आप याद रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा है। यहीं पे हमारा फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।